अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हिंद आर्याई के इर्तिका से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी ये थ्योरी क्लास में बीच बीच में कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में सेशन में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। स्टार्टिंग में देखिए, कुछ जनरल बातें, तमहीदी गुफ्तगू है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। इनमें से बाज़ जुबानों में यकसानियत होती है, मुमासलत होती है, और बाज़ में इख्तिलाफ होता है। इन जुबानों को यकसानियत और इख्तिलाफ की बुनियाद पर मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। जुबानों के इन ख़ानदानों में हिंद यूरोपीय ख़ानदान नुमाया हैसियत और अहमियत रखता है। हिंद यूरोपीय ख़ानदान की जिन जुबानों का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, उन्हें हिंद आर्याई जुबानें कहा जाता है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप जहन में रख सकते हैं। इन जुबानों को हिंद आर्याई का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन जुबानों का फ़रोग़ ईरान से हिंदुस्तान आकर बसने वाले आर्याओं की जुबान से हुआ है। आर्याओं की जुबान के कदीम तरीन नमूने उनकी मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में मिलते हैं। आगे देखिए, हिंद आर्याई का इर्तिका 3 अदवार में हुआ है, यानी 3 अदवार में हिंद आर्याई को तकसीम किया गया है। नंबर 1 है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्त हिंद आर्याई, और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 अदवार में तकसीम किया गया है। अब इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कदीम हिंद आर्याई के बारे में, उसके बाद में वस्त हिंद आर्याई, और फिर जदीद हिंद आर्याई के बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हिंद आर्याई के पस मंजर के बारे में हम लोग बात करते हैं। हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे। हिंदुस्तान एक वसी वारिस मुल्क है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां, जरखेज जमीन, लहलाते खेत, बर्फ से ढकी चट्टानें, खूबसूरत वादियां, खुशनुमा और खुशबू से महकते बागात, खूबसूरत मनाजिर, कहीं घने जंगल, कहीं जमीन सोना उगलती है और कहीं दीगर मादनियात निकलते हैं। यहाँ सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में है। इसकी तारीख गुज़श्ता 5000 साल पर पहली फैली हुई है। यहाँ सूफिया, साधु संत सभी आते रहे हैं। यहाँ की तहजीब मुश्तरका तहजीब है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ रसूम व रिवाज, गर्ज इसकी रंगारंगी एक खूबसूरत गुलदस्ता की मानंद है। यहाँ वहदत में कसरत और कसरत में वहदत का हुस्न मिलता है। ज़माने कदीम से लोग यहाँ बसते हैं और बाहर से आते रहे हैं। ज़ेल में हिंदुस्तान के चंद कदीम बाशिंदों का मुख्तसर जिक्र किया जाता है। नेग्रोटो, ये अफ्रीका के कुछ कबाइल थे जो तर्के वतन करके जरखेज जमीनों की तलाश में हिंदुस्तान आए थे। इन अफ्रीकी कबाइल के कुछ निशानात जज़ायर अंडमान में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्राइड, ये फिलिस्तीन से आए थे। उन्होंने हिंदुस्तान के अलावा सिलोन, बर्मा और ऑस्ट्रेलिया का भी रुख किया और वहां आबाद हुए। ऑस्ट्रिक बहर रूम के इलाके से आए थे और उन्होंने इराक के रास्ते से ये सफर तय किया था। ये शुमाली हिंदुस्तान के बाज़ हिस्सों में बस गए। उन्हीं में से कुछ लोग हिंद, चीन और इंडोनेशिया चले गए। द्रविडियंस, ये लोग बहर रूम और एशियाई कूचे के बाशिंदे थे। वहां से निकलकर ये लोग काफी अरसा इराक में रहे, फिर बलूचिस्तान होते हुए हिंदुस्तान पहुंचे। तकरीबन 3500 साल कब्ल मसीह में उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया। ये लोग पंजाब और सिंध के इलाके हड़प्पा और मोहनजोदारो में आबाद हुए। उनके 2-4 गिरोह जो कन्नड़ी, तेलुगु, तमिल, मलयालम जुबानें बोलते हैं, तहजीबी और तमद्दुनी एतबार से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है।
इनका असर करीब करीब सारे ही जनूबी हिंद पर पाया जाता है। द्रविड़ी जुबानें बोलने वालों की तादाद खासी बड़ी है। शिकागो यूनिवर्सिटी में उनका शोबा कायम है। विस्कॉन्सिन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कुछ गश्ती स्कूल भी हैं जहां कोई ना कोई द्रविड़ी जुबान पढ़ाई जाती है। क्योंकि इस हकीकत को दूसरे ममालिक के लोग जानने लगे हैं कि इनके मुतालिक वाकिफ हुए बगैर हिंदुस्तान की पूरे तौर पर आगही नहीं हो सकती। हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद द्रविड़ियों ही ने रखी। अपने अहद में द्रविड़ी तहजीब दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तहजीबों में शुमार होती थी। इनका सबसे बड़ा सबूत हड़प्पा और मोहनजोदारो है। जिस तहजीब ने हिंदुस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदारो को तख्लीक किया वो हिंदुस्तान से इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। उन्होंने दरियाए सिंध की वादी में कई शहरी रियासतें बना ली थी। वादी सिंध के आसपास के इलाकों में सूबे सरहद सिंध और बलूचिस्तान में इस तहजीब के नमूने मौजूद हैं। ये तहजीब मशरकी पंजाब, मगरबी यूपी और राजपूताने तक फैली हुई थी। द्रविड़ी तहजीब खासी कदीम थी। द्रविड़ियों ने ज़राअत को तरक्की दी, आबरसानी के लिए दरियाओं पर पुश्ते बांधे और फसीलों से घिरे हुए शहर तामीर किए। उनके यहाँ सनत और हिरफत बहुत तरक्की कर चुकी थी। सूती और ऊनी कपड़ों की बनाई और रंगाई, सोने चांदी के जड़ाव, जेवर बनाना उनकी खास सनातें थी। मगरबी और मशरकी एशिया के मुल्कों से बहरी तिजारत करते थे। इनका अपना अलग रस्मुल खत हिंद से और तकवीम थी। आर्या जब आए तो उन्होंने द्रविड़ी तहजीब से इस्तिफादा किया। हिंदुस्तान में आर्याओं के पहले ग्रोह की आमद पर उनका मुकाबला द्रविड़ियों से हुआ। आर्याओं ने द्रविड़ियों को शिकस्त दी, उन्हें जनूबी हिंदुस्तान की तरफ ढकेल दिया और खुद शुमाली हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों पर काबिज हो गए। आर्याओं ने द्रविड़ी तहजीब के बहुत से अनासर कबूल किए जिनमें देवमाला के तस्वुरात, खाने पीने की चीजों में पान सुपारी और लिबास में धोती, साड़ी वगैरह शामिल है। द्रविड़ियों ने भी आर्याई असरात कबूल किए। आर्या कौम 1500 कबल मसीह में अपने वतन वस्त एशिया से रवाना हुए। ईरान, अफगानिस्तान में कुछ अरसा ठहर कर हिंदुस्तान आए और फिर यहीं हो रहे। वह मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में हिंदुस्तान वारिद हुई। हिंदुस्तान आमद पर उनका मुकाबला मकामी बाशिंदों द्रविड़ियों से हुआ। आर्यों ने उन्हें जुनूब की तरफ धकेल दिया और खुद शुमाली हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। तलाशी माश और फराहमी रोजगार के मकसद से आर्या हिंदुस्तान के जरखेज इलाकों में वारिद हुई और यहाँ ज़राअती जिंदगी इख्तियार की। हिंदुस्तान में दाखिले के वक्त उन्हें मकामी बाशिंदों की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कभी तो मारका आराई और कशाकश से भी गुजरना पड़ा। उन्हीं द्रविड़ियों पर जिस्मानी बर्तरी हासिल थी, जंगी सलाहियतों में भी आगे थे। आर्याओं को हमेशा फतेह होती रही। आर्या अपने साथ अपनी जुबान, अपनी तहजीब, अपने अकायद लाए, लेकिन यहाँ की द्रविड़ी तहजीब के बहुत से अनासर कबूल किए और बहुत कुछ उन्हें दिया भी। मंगोल नस्ल के लोग भी मुख्तसर अरसा के लिए हिंदुस्तान आए। उनकी यादगार आसाम और नेपाल की पहाड़ी बोलियां हैं। ये लोग आर्याओं के बाद आए और हिमालय के दामन में बस गए। यूनानी लोग हिंदुस्तान आए। यूनानियों के बाद शाक और हिंद आते रहे। उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब पर बहुत ही मामूली असर छोड़ा क्योंकि उनका इख्तिलात वक्ती था। शाका और कुशान वस्त एशिया के खाना बदोश कबीले थे। उनके बाद हन आए। हन गिरोह भी हिंदुस्तान आया। अरब ताजिर कबल इस्लाम जुनूबी हिंद आकर बस गए। ईरानी भी अरब ताजिरों के साथ शरीक थे। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुसलमान यहाँ आए और ये सल्तनत और ये सिलसिला सल्तनत मुगलिया के 16वीं सदी ईस्वी में इस्तेहकाम तक जारी रहा। बाद में पुर्तगीजी, डच और दीगर यूरोपीय अक़वाम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। आगे बात करते हैं आर्याओं की आमद के बारे में। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जा सकते हैं। आर्याओं का असली वतन वस्त एशिया का एक खुश्क पहाड़ी इलाका था। उन्हें उस इलाके को छोड़कर जरखेज जमीन और अपने जानवरों के लिए घास के मैदानों की तलाश में अपने वतन को खैर आबाद कहना पड़ा। 1500 कबल मसीह में आर्या हिंदुस्तान आए। ये डेट आपको याद रखनी है। 1500 कबल मसीह में आर्या हिंदुस्तान आए। आर्या वस्त एशिया से आए थे। उनके रास्ते में मशरकी ईरान, अफगानिस्तान और दूसरे मकामात आए, लेकिन वह वहां सिर्फ थोड़े अरसे के लिए ठहरे और हिंदुस्तान के जरखेज मैदानों में पहुंचकर ऐसे ठहरे कि फिर कहीं ना गए।
आर्य लोग पहले सिंध में दाखिल हुए, वहां से पंजाब में फैले और फिर मशरकी हिंदुस्तान में आबाद होना शुरू हुए। आर्य एक ही वक्त में सारे के सारे मिलकर हिंदुस्तान में वारिद नहीं हुए, बल्कि रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ जत्थों की शक्ल में आते रहे। यहाँ पर आकर आर्य सियासी दबदबा और अस्करी ताकत के साथ नहीं आए और ना इक़्तिदार हुकूमत उनका मकसद था, बल्कि महज आबादकारी, तलाश माश और फराहमी रोजगार उनकी गायत थी। हिंदुस्तान आने के कुछ ही अरसे बाद उन्होंने ज़राअती जिंदगी इख्तियार कर ली। हिंदुस्तान में आर्यों को बआसानी दाखिला नसीब ना हुआ, बल्कि मकामी बाशिंदों की शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बाज दफा सख्त मार का आराइयां भी हुई। वक्तन फ़ौक़्तन जब भी कोई नया जत्था आता, उसे मकामी लोगों के साथ कशाकशी करनी पड़ती। बिलअमूम आने वाले कामयाब होते और अपने लिए यहाँ जगह पैदा कर लेते। यही सूरत हाल रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात बाकी ना रही, बाद में आने वालों के लिए आसानियां पैदा होती गई। आर्यों के बज़ोर दाखिला के बाद मकामी बाशिंदों और नौवारिदों के दरमियान ज्यादा दिनों तक अजनबियत बाकी ना रही। आहिस्ता आहिस्ता रवादाराना फिजा पैदा होने लगी। उन्होंने एक दूसरे के साथ मुफाहिमाना रवैया अपनाया। तर्ज मुआशरत, मजहबी अकायद और जुबानें आपसी मेल जोल से मुतासिर होने लगी। ये और बात है कि आर्याबाद में अपनी इनफरादियत और शनाख्त की बरकरारी के लिए मकामी बाशिंदों के साथ वैसे रवादार बाकी ना रहे जैसे यहाँ कदम जमाने तक थे। आर्याओं को मकामी बाशिंदों द्राविड़ियों पर जिस्मानी बरतरी हासिल थी। आर्या जंग के बेहतरीन तरीकों से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने मकामी बाशिंदों को उनके इलाकों से निकालकर जुनूबी हिंद में धकेल दिया और खुद शुमाली हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों पर काबिज हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इन नस्लों में मुफाहमत पैदा होना शुरू हुई, नफरतें दूर हुई और आपस में घुल मिल गई। आर्य द्राविड़ी तहजीब और उनके तमद्दुन से जरूर मुतासिर हुई। उन्होंने यहाँ की मुआशरत से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। अगर वो ये चाहते कि यहाँ से कुछ ना ले, यानी यहाँ के मुताबिक ना हो, बल्कि यहाँ के लोगों को कुल्लियतन अपने मुताबिक बना ले, तो यकीनन वो यहाँ इस कदर बार आवर ना हो सकते थे और हिंदुस्तान की तहजीब वो ना हो सकती थी जो उनके आने के बाद यहाँ के अनासिर को शामिल करके हो सकी। यहाँ की दुनिया ईरान की दुनिया से मुख्तलिफ थी। यहाँ द्राविड़ी और दूसरी कौमों के लोग आबाद थे जिनकी मखसूस तहजीब थी। नतीजा ये हुआ कि आर्याई जुबान, आर्याई मजहब और आर्याई जिंदगी सब पर इस इख्तिलात का असर पड़ा। बाज चीजों में यह असर कुछ गहरा था और बाज में बिल्कुल मामूली। द्राविड़ी तहजीब को आर्याओं की आमद ने विंध्याचल से जुनूब में धकेल दिया। द्राविड़ी तहजीब के असरात आर्यों के गलबे के बावजूद इस तहजीब में बकसरत देखे जा सकते हैं, जो आर्याओं के शुमाली हिंद में फैल जाने के बाद वजूद में आई। यानी फातेह कबाइल के असरात के साथ मफतूह कबाइल के असरात भी आप अपना काम करते रहे। गो आर्यों के मुकाबले में हिंदुस्तान के कदीम बसने वाले ठहर ना सके और आमतौर पर शुमाली हिंद के मैदान खाली करके जुनूब में चले गए। लेकिन न तो सबको जाना ही मुमकिन था और न आर्या फातहीन के लिए मुफीद, इसलिए इनमें नस्ली इख्तिलात भी हुआ। आर्य अपने साथ अपनी तहजीब, अपनी जुबान, अपने अकायद लाए। ये खेती बाड़ी की मालूमात भी रखते थे। हिंदुस्तान को आर्यों की सबसे बड़ी देन जुबान थी। कदीम आर्याई तहजीब की एक और बड़ी देन ब्राह्मी रस्मुल खत है, जिसका इर्तिका हिंदुस्तान में हुआ और जो हिंदुस्तान की तमाम जुबानों की लिखावटों सिवाय उर्दू का माखज है और जिसे आर्यों ने शुरू से ही अपनी जुबानों के लिए इस्तेमाल किया है। द्राविड़ी जुनूबी हिंद में सिमट कर रह गए थे, इसलिए मुल्क के दूसरे हिस्सों में उनकी जुबानों तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ को फरोग का मौका नहीं मिल सका। उसके बरक्स आर्य तमाम मुल्क में फैले और इस वजह से उनकी जुबान भी पूरे मुल्क में फैल सकी। हिंदुस्तान आने से पहले आर्य मुख्तलिफ जातों में तकसीम नहीं हुए। जब तक जात पात का निज़ाम ना था, उस वक्त तक जुबान में कोई फर्क पैदा नहीं हुआ था। आर्यों के हिंदुस्तान आने के बाद जात पात के निज़ाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ मुख्तलिफ जातों की जुबानों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क पैदा हो गया। संस्कृत ऊंचे तबके की तहजीब याफ्ता जुबान हो गई थी और मुख्तलिफ प्राकृतें जो उस दौर में राइज रहीं, अवाम की फितरी बोलियां बनी रही। तहजीबी सरमाया संस्कृत के गहवारे में परवान चढ़ा था। ड्रामों में ब्राह्मण, बादशाह, वजीर
और अमीर कबीर की जुबान से उसे बुलवाया जाने लगा था। औरतों और आम लोगों की जुबान पर प्राकृतें रवा रखी जाती थी। कवायद दानों और आला जात के लोगों ने हदबंदियों में सख्ती की ताकि संस्कृत सिर्फ खवास की जुबान पर आए, अवाम की जुबानों पर ना आए, ताकि उसका तकद्दुस और मेयार बरकरार रखा जा सके। इस सख्ती और मेयार बंदी से भी प्राकृतों को फायदा पहुंचा और इर्तिका का दरवाजा मजीद खुल गया। आर्यों ने द्राविड़ी मजहब और तहजीब की बहुत से अनासर कबूल किए। बाज देवी देवताओं के तस्वुरात और देवमाला, कुछ खाने पीने की चीजें, पान सुपारी, लिबास, धोती, साड़ी वगैरह द्राविड़ी जुबानों का आर्याई जुबान के कवायद और सोतियात पर काफी असर पड़ा और आर्याई जुबान ने हिंद ईरानी मंजिल से गुजरकर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर ली। अब आगे बात करते हैं हिंद आर्याई का इर्तिका यानी जुबानों की ग्रोह बंदी के बारे में। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों और इलाकों में मुख्तलिफ जुबानें और बोलियां बोली जाती हैं। माहिरीन लिसानियात ने दुनिया की कुल जुबानों की तादाद मुकर्रर करने की कोशिश की, जिसमें मकामी बोलियां शामिल नहीं की गई। मशहूर जुबानों की तादाद क़ियासन 2796 बताई जाती है। इनमें से बाज़ जुबानें आपस से मिलती जुलती हैं यानी बाहम मुमासलत रखती हैं, और बाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो जुबानें बाहम मुमासलत रखती हैं यानी जिन जुबानों में लिसानियाती बुनियादों पर यकसानियत पाई जाती है, उन्हें एक ग्रोह या जुमरे में रखा गया। जुबानों के से ग्रोह और जुमरे को लिसानी खानदान कहते हैं। अब ये देखें, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा लिसानी खानदान किसे कहते हैं। लिसानी खानदान के लिए खानदान अलसना यानी जुबानों का खानदान की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती रही। दुनिया की जुबानों को 8 अहम ग्रोहों में तकसीम किया गया है। सामी, अफ्रीकी बांतो, द्राविड़ी, हिंद चीनी, मलाई खानदान, मुंडा। अमरीका की अहद कदीम की जुबानें हिंद यूरोपी खानदान। हिंद यूरोपी खानदान अलसना की मशहूर शाखें ये हैं: आर्मेनियन, बाल्टिक या स्लाफी खानदान, अल्बानवी, यूनानी, अतालवी, कैल्टिक, टेवटाई, हिंद ईरानी खानदान। हमारे मौजू का ताल्लुक हिंद ईरानी खानदान से है। हिंद ईरानी खानदान दो मशहूर खानदानों में तकसीम हो गया, ईरानी खानदान और हिंद आर्याई खानदान। हिंदुस्तान में आर्य कई ग्रोहों की शक्ल में आए। अंदाजा है कि वह 1500 कबल मसीह और 1200 कबल मसीह के दरमियान मगरबी हिंदुस्तान में बस चुके थे। आर्यावस्त एशिया से आए, उनके रास्ते में ईरान, अफगानिस्तान और दूसरे मकामात आए, लेकिन वे वहां कुछ अरसा ठहर कर हिंदुस्तान आ गए। वे अपने साथ आर्याई जुबान लाते हैं। हिंद आर्याई के अदवार। अब हिंद आर्याई के अदवार एक बार देख ले। हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं: कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में जितने भी फैक्ट हमने कवर करने की कोशिश की, जितने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।